नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम इकोनॉमी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। काफ़ी टाइम से आपके कमेंट्स आ रहे थे कि इकोनॉमी का सेक्शन भी जो है वो डिस्कस किया जाए, तो इकोनॉमी का सेक्शन जो है डिस्कस करेंगे। डिटेल से भी देखेंगे क्वेश्चंस को, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। हर एक क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 66 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। 66 क्वेश्चन नंबर में पूछते हैं, बोलते हैं मॉड वैट रिलेटेड टू रिलेशनशिप ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर इन। तो बोलते हैं कि कर संरचना के पुनर्गठन से मॉड वैट संबंधित है। तो कौन सा टैक्स है ये मॉड वैट? मॉड वैट जो है वो किस टैक्स से संबंधित है एग्जैक्टली, ये जो है वो पूछा जा रहा है। तो अगर आप मॉड वैट की बात करेंगे तो मॉड वैट जो है वैट का एक आप कह सकते हैं कि अपडेटेड वर्जन है। आप कह सकते हैं कि ये वैट का जो है एक मॉडिफाइड रूप है ये वैट का, और ये जो है ये एक्साइज ड्यूटी का ही स्ट्रक्चर है। एक्साइज ड्यूटी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो मॉड वैट का पूरा नाम क्या है? पहले तो वैट का पूरा नाम क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। वैट का पूरा नाम है वैल्यू एडिड टैक्स। और मॉड का क्या है? मॉड का है मॉडिफाइड, MOD से मॉडिफाइड बन गया। तो मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स जो है इसका पूरा नाम बन गया मॉड वैट का। और ये इनकॉर्पोरेट कौन से ईयर में हुआ था? ये एग्जिस्टेंस में आया था 1986 में। 1986 में इसको जो था वो इनकॉर्पोरेट किया गया था। ये आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि मॉड वैट किसका टाइप है, तो आप इजीली बता पाएंगे कि ये एक्साइज ड्यूटी है, और क्या क्या इसके बारे में जो मैंने आपको बताया वो सारा ध्यान रखना है। 67 में बोलते हैं इन्फ्लेशन कैन बी कंटेन्ड बाय। तो इन्फ्लेशन बोलते हैं कि जो स्फीति होती है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? उसको देखो सरप्लस बजट से इंक्रीज़ किया जा सकता है। उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है बाय इंक्रीज इन टैक्सेशन, और उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है बाय रिड्यूस इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ऑल ऑफ दीज सही आंसर होगा। इन सभी प्रकार से जो है इसको इन्फ्लेशन को जो है वो क्या किया जा सकता है, नियंत्रण में लाया जा सकता है। अब इन्फ्लेशन एक ऐसी टर्म है जिसके बारे में लगभग सभी एग्जाम में आपको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इंडिया में इन्फ्लेशन को कैसे मेज़र करते हैं। इंडिया में इन्फ्लेशन को मेज़र करने का तरीका होता है होल सेल प्राइस इंडेक्स नंबर से। तो होल सेल प्राइस इंडेक्स से जो है वो इन्फ्लेशन को मेज़र किया जाता है। कई बार तो सिंपली क्वेश्चन आ जाता है कि इन्फ्लेशन किसको कहते हैं। तो इन्फ्लेशन कहा जाता है जब प्राइजेज में राइज हो जाता है। किसकी प्राइजेज में? जो जनरल चीज़ें होती हैं, जनरल गुड्स और सर्विसेज होती हैं, जब उनकी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो उस सिचुएशन को इकोनॉमी में जो है वो क्या कहा जाता है? इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो यहाँ से निकल कर आए उनको ध्यान रखना। अगला है 68 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं विच इंडस्ट्री इन इंडिया वॉज वर्स्ट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ पार्टीशन। तो बोलते हैं कि विभाजन के कारण भारत में कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह से जो था वो प्रभावित हुआ था। भारत में अगर कोई उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ किसके कारण? पार्टीशन के कारण, यानी कि जो विभाजन हुआ था उसके कारण। तो वो कौन सा था? वो था आपका जूट एंड कॉटन। जूट एंड कॉटन का जो ये आप कह लीजिए इंडस्ट्री थी, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि जूट इंडस्ट्री कैसे प्रभावित हुई। जूट इंडस्ट्री प्रभावित होने का मुख्य रीज़न ये था कि जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया थे, जहाँ पर जूट ज़्यादा अच्छी मात्रा में जो था वो प्रोड्यूस होती थी, वो सारे के सारे मैक्सिमम एरिया कह सकते हैं आप, सारे के सारे नहीं, मैक्सिमम एरिया जो था वो पाकिस्तान की ओर चले गए। और इससे जो था वो इंडिया की इकॉनमी पर भी फ़र्क पड़ा और इंडिया के एक्सपोर्ट पर भी जो था वो फ़र्क पड़ा था। तो इस तरह से ये जो था वो प्रभावित हुए थे। पार्टीशन कौन से ईयर की थी? 1947 की बात कर रहे हैं, जब इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी। तो बहुत बेसिक है ना, इसके बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। देखो यहाँ पर देखने की बात है कि देखो जूट एक अच्छा इकोनॉमी का सोर्स है। इसके बावजूद भी जो पाकिस्तान में सारे सोर्स चले गए, परंतु इंडिया ने फिर भी बहुत तेज़ी से जो था वो ग्रो किया। इंडिया की इकॉनमी ग्रो करती रही, और आज भी जो है हम जो है वो अच्छी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ वैसे तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान बहुत पीछे है इंडिया से। इंडिया फिर भी बहुत आगे निकल चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए 69 क्वेश्चन। बोलते हैं विच रेगुलेट्स द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। तो स्टॉक एक्सचेंज जो होती है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आप कहते हैं, उसको कौन सा इनमें से रेगुलेट करता है, उसको कौन देखता है? तो उसको रेगुलेट किया जाता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। सेबी जो है वो उसको क्या करता है? उसको देखरेख करता है, रेगुलेट करता है। अब देखो सेबी के बारे में भी आपको लगभग बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कई बार क्वेश्चन ना होकर ऑप्शन में सेबी दिया जाता है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो ये जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसमें इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? 1992 में इसको फाउंड किया गया, ये कहिए आप। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसके चेयरपर्सन कौन है? इसके चेयरपर्सन कुछ टाइम पहले बने थे, तो करंट अफेयर में भी रहे थे ये। करंट अफेयर में भी हमने इनका नाम जो है वो डिस्कस किया है। तो माधवीपुरी बच जो है वो इसके क्या है? इसके चेयरपर्सन आप कह लीजिए, चेयरमैन आप कह लीजिए। ये इम्पोर्टेंट हैं चीज़ें, तो ये आप ध्यान रखिए। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर IRDAI दिया गया है। ये IRDAI क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में स्थित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता है, 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया था, 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ये जो SBI है आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? इसको नेशनलाइज कब किया गया ये पता होना चाहिए। तो 1955 में जो था वो इसको जो था वो फाउंड किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में ही स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने इन 4 की 4 ऑप्शन से याद रखने हैं। ये चारों ही ऑप्शंस इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बोला जाता है वो बोला जाता है भिलाई स्टील प्लांट इज़ आ। तो ये जो भिलाई स्टील प्लांट है ये किस तरह का प्लांट है? पहले तो आपने ध्यान रखना है कि भिलाई क्या है? ये एक स्टील प्लांट है। कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कहाँ पर स्टील प्लांट है। ऑप्शन में भिलाई दिया गया होगा तो वो आप टिक कर देंगे। ये जो है ये एक पब्लिक सेक्टर जो है वो आप कह सकते हैं प्लांट है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, उद्यम है ये पब्लिक सेक्टर। और भिलाई स्टील प्लांट जो है ये है कहाँ पर स्थित? तो भिलाई स्टील प्लांट की बात करेंगे कि ये है कहाँ पर स्थित और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है छत्तीसगढ़ में ये आपका स्थित है। और ये स्टील प्लांट जो है हमने रशिया की हेल्प से जो है वो बनाया है। रशिया की हेल्प से जो है वो बनाया है, ये भी पता होना चाहिए। ये तो बहुत ही कॉमन है ना कि ये रशिया की हेल्प से बनाया है। इसी तरह आपने ध्यान रखना है कि एक रौरकिला स्टील प्लांट है। रौरकिला स्टील प्लांट जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका उड़ीसा में स्थित है। दुर्गापुर स्टील प्लांट है एक, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो कहाँ पर स्थित है? वेस्ट बंगाल में स्थित है। बाकी आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको SAIL भी आप कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन ये बन सकता है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर आप स्थापना की बात करेंगे, इसकी स्थापना अराउंड 1954 में जो था वो हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। ये क्वेश्चन यहाँ से हो गए। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड बाय अर्थ सरफेस। तो ये तो एक जियोग्राफी का क्वेश्चन आ गया, पर क्या पढ़ लिया है क्वेश्चन तो डिस्कस कर लेते हैं। बोलते हैं कि पृथ्वी के सतह पर सूर्य तपन का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? तो कितना प्रतिशत जो है वो जो इंसोलेशन होती है उसका परसेंटेज यहाँ पर प्राप्त होता है? तो वो होता है आपका 51%। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 51% जो है यहाँ पर प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन में देखिए बोलते हैं यहाँ पर विच इज़ नॉट फीचर ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग का फीचर नहीं है, भारत की आर्थिक नियोजन का विशेषता नहीं है। तो इनमें से प्लानिंग ऑफ इम्पेरेटिव नेचर यानी कि अत्यावश्यक प्रकार का आयोजन, ये जो है फीचर नहीं है इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग का। ये आपने ध्यान रखना है कि प्लानिंग ऑफ इम्पेरेटिव नेचर यानी कि अत्यावश्यक प्रकार का आयोजन ये फीचर नहीं है। अच्छा, इंडिया की जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, इंडिया की जो इकोनॉमी आप कह लीजिए, इसके फीचर क्या क्या हैं? देखो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की जो इकोनॉमी है इसके फीचर हैं जैसे कि ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड सेक्टर। और देखो पॉवर्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से आप समझते हैं ना कि महिलाओं और पुरुषों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो कहीं पर ऐसा होता है कि महिलाओं को एज़ कम्पेयर टू पुरुष जो है वो कम सैलरी दी जाती है, कम भत्ता जो है वो दिया जाता है। और यहाँ पर प्लान्ड इकोनॉमी है, ये भी एक इसका फीचर आता है। लो पर कैपिटा इनकम है, ये भी फीचर में आप ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा हाई लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन विद पॉजिटिव फीचर है यहाँ की, जो आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी के फीचर हैं।
और यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। यहाँ की जो डेमोक्रेटिक सॉल्यूशंस हैं वो भी है, लोकतंत्र है ना यहाँ पर, तो वो भी एक फीचर आता है। और प्लानिंग ऑफ इंडिकेटिव नेचर यानी कि निर्देशात्मक प्रकार का आयोजन यहाँ पर किया जाता है इकॉनमी में, ये सारे इसके फीचर आ जाते हैं। अगला देखिए 121 क्वेश्चन बोलते हैं लेबर वेलफेयर डज नॉट इंक्लूड, तो बोलते हैं कि इनमें से लेबर वेलफेयर जो है वो क्या इंक्लूड नहीं करता। तो लेबर वेलफेयर जो है वो इंक्लूड नहीं करता क्विक प्रमोशन इन जॉब, ये जो जल्दी से प्रमोशन दी जाती है किसी भी नौकरी में, लेबर वेलफेयर जो है ये इंक्लूड नहीं करता। अब क्यों नहीं करता होगा इंक्लूड, क्योंकि जल्दी प्रमोशन देना का कारण क्या हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि जो ऑनर है वो कंपनी के एम्प्लॉय का जो है वो शोषण करने लग जाए। दूसरा ये हो सकता है कि ऑनर नहीं तो कंपनी का मैनेजर, कोई भी हेड कंपनी का, मतलब अपने जूनियर्स को अपनी प्रमोशन के लिए जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकता है। और अनफेयर मैनर में एक्सप्लॉइटेशन के बहुत चांसेस रहते हैं। और हेल्थ के ऊपर भी इसका एक बैड इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और भी इस तरह की छोटी छोटी थ्योरीज जो हैं वो हो सकती हैं। अच्छा, हिमाचल में एक लेबर ब्यूरो ऑफिस भी स्थित है। लेबर ब्यूरो ऑफिस हिमाचल में कहाँ पर स्थित है, ये हिमाचल के शिमला में स्थित है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि लेबर ब्यूरो ऑफिस जो है वो कहाँ पर स्थित है, शिमला में स्थित है। और लेबर कोर्ट तो अलग है, लेबर कोर्ट की बात नहीं है। परंतु अगर आप HP हाई कोर्ट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसकी टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया है। आप अपनी तैयारी को एक बहुत ही अच्छी शेप जो है वो दे सकते हैं प्रैक्टिस करके। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं द एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी इज अप्लाइड ड्यूरिंग, तो बोलते हैं विस्तारक राजस्व नीति किसके दौरान जो है वो लागू की जाती है। तो एक्सपेंशन फिस्कल पॉलिसी यानी कि जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है उसको एक्सपेंड किया जाएगा। तो ये कौन सी कंडीशन में जो है वो इसको लागू किया जाएगा, जब रिसेशन होगा, जब मंदी का दौर अगर चलता है ना, तो इसको जो है वो लागू किया जाएगा। मंदी से मेरे माइंड में क्या क्वेश्चन आता है, मेरे माइंड में आता है LPG रिफॉर्म। ये जो LPG रिफॉर्म है ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है और इंडिया में ये कब आए थे। तो इंडिया में ये रिफॉर्म आए थे 1991 में। और LPG का पूरा नाम क्या है, ये LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाला LPG नहीं है। LPG का पूरा नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो L स्टैंड करता है लिबरलाइजेशन के ऊपर, P स्टैंड करता है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर और G स्टैंड करता है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। तो ये आपने ध्यान रखना है कि LPG रिफॉर्म 1991 में आए थे। और रिसेशन से मैंने आपको थोड़ा सा लिंक कर दिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं द रेट एट विच बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम RBI इज, तो बोलते हैं कि वह दर जिसमें बैंक RBI से ऋण प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो ऐसी दर जिसमें बैंक जो है वो RBI से ऋण प्राप्त करेंगे उसको कहा जाएगा रेपो रेट, रेपो रेट कहेंगे। और रिवर्स रेपो रेट किसको कहेंगे, रिवर्स रेपो रेट बिल्कुल अपोजिट होता है इसका, जब RBI जो है वो बैंक से बोरो करेगी। और प्रेजेंटली जो रेपो रेट है वो क्या है, वो शायद 5.90 के आसपास है। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है परंतु ऐसे मैंने बता दिया आपको, 5.90 के आसपास शायद प्रेजेंटली जो है वो रेपो रेट है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द माइक्रो एनवायरनमेंट फ्रॉम माइक्रो एनवायरनमेंट। तो बोलते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट को जो है वो माइक्रो एनवायरनमेंट से ही जो है वो डिस्टिंग्विश करना है, इसको डिफरेंट करना है। तो ये प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, इस प्रक्रिया को जो है वो प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। ऑप्शन बी प्रॉक्सिमिटी जो है वो सही आंसर है। प्रोसेस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द माइक्रो एनवायरनमेंट फ्रॉम द माइक्रो एनवायरनमेंट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 156 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। तो बोलते हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये जो UTI है इसको यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, अराउंड 1963 के आसपास इसकी स्थापना हुई। एग्जैक्टली ये 1963 का एक्ट था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 था और स्थापना फिर 1964 में हो गई। ये ध्यान रखना आप इसमें। और इसमें आपने एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है क्या, एक्चुअली में ये भी पता होना चाहिए। तो ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो क्या है, ये एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कंपनी। अगला 157 क्वेश्चन नंबर देखिए बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी हैविंग।
तो बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ एक अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है, तो जिसमें नो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जिसमें कोई भी एक्सपोर्ट नहीं होता, इंपोर्ट नहीं होता, वो एक क्लोज्ड इकॉनमी कहलाती है। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इस क्वेश्चन को रट लीजिए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और ध्यान रखिए कि जब भी क्लोज्ड इकॉनमी से क्वेश्चन पूछा गया है मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन पूछा गया है कि ये क्लोज्ड इकॉनमी है क्या, तो यहाँ से यही ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रह गया वो बहुत है। अगला क्वेश्चन आपको पता है वीडियो के लास्ट में हम हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन देखते हैं, तो हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर भी जो इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है 164 क्वेश्चन, बोलते हैं मीनिंग ऑफ इडियम इन डबल क्विक टाइम इज, तो इन डबल क्विक टाइम इसका मतलब क्या होता है, पता चल रहा है कि वेरी क्विकली इसका मतलब होगा बहुत जल्दी, इन डबल क्विक टाइम वेरी क्विकली जो है इसका मतलब है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे साइनोनियम ऑफ प्रेरोगेटिव, तो साइनोनियम क्या होगा प्रेरोगेटिव का, इनके साइनोनियम मतलब सिमिलर मीनिंग पूछा गया है, तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा, प्रिविलेज जो है इसका सिमिलर मीनिंग होगा, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। प्रेरोगेटिव होता क्या है, प्रेरोगेटिव होता है विशेषाधिकार, विशेषाधिकार जो है ये प्रेरोगेटिव होता है, और प्रेरोगेटिव प्रिविलेज भी विशेषाधिकार से ही रिलेट कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है यू मस्ट डिस्पेंस डैश हिज सर्विस, तो बोलते हैं इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है, इसमें आप भर सकते हैं क्या, यू मस्ट डिस्पेंस विद होगा, ऑप्शन सी विद हिज सर्विस, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला है 167 क्वेश्चन, यहाँ पर पावक का संधि विच्छेद पूछा गया है, ये पावक देखा होगा आपने बहुत बार, पावक गायन इस तरह के बहुत बार पूछे जाते हैं, तो पावक का संधि विच्छेद होगा पौ प्लस अक, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, पौ प्लस अक जो है इसका संधि विच्छेद है, और ये बहुत बार पूछा गया है, डेफिनेटली आगे भी बहुत बार पूछा जाएगा। आगे बोलते हैं काम पुरुष का समास कौन सा है, काम पुरुष में कौन सा समास है, तो इसको तो फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग स्क्रैप कर दिया गया है, हम भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते। अगला है 169, बोलते हैं रेशमी में कौन सा प्रत्यय है, रेशमी में प्रत्यय आपको बताना है, इसमें प्रत्यय है ई प्रत्यय, बड़ा ई प्रत्यय जो है वो इसमें होगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं पीताम्बर का पर्यायवाची क्या होगा, पीताम्बर का पर्यायवाची होगा विश्वरूप, विश्वरूप के साथ साथ चक्रपाणी भी जो है इसका जो है वो पर्यायवाची है, और मुकुंद जो है, मुकुंद जो है ये भी इसका पर्यायवाची है, तो ये तीनों के तीनों ही जो है वो इसके पर्यायवाची हैं, ये ध्यान रखना आप। पीताम्बर के पर्यायवाची, तो पीताम्बर के पर्यायवाची पूछे गए वो आपको पता होने चाहिए। और पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में ये आपने कमेंट करके मुझे बताना है, पीताम्बर में कौन सा समास है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, बहुत आसान है, कमेंट करके बता दीजिए, डेफिनेटली ये भी किसी ना किसी आने वाले एग्जाम में रिपीट होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एचपी हाई कोर्ट क्लर्क की, तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज जो है वो अवेल कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टोटल टेस्ट इसमें 10 प्रोवाइड करवाए गए हैं, और इंस्टेंटली अभी जब स्टार्टिंग में लॉन्च की गई है तो 20% डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएगी, तो आप इजीली अवेल कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टेलीग्राम सभी पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से इस तरह से सर्च करना @allexam31, टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, और टेस्ट सीरीज को आप अवेल कर सकते हैं 20% डिस्काउंट के साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।